चालू करने जा रहे हैं हम लोग एरोमेटिसिटी। इसको आप लोग ग्रेजुएशन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत आसान सा टॉपिक है। इसमें अपन को देखना है हकल रूल। हकल रूल में क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जो साइक्लिक हो, प्लेनर हो और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें हो, वो एरोमेटिसिटी शो करते हैं। और भी इनके कुछ कुछ कंडीशंस है, इसको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं भाई। सिस्टम मस्ट बी साइक्लिक, प्लेनर एंड sp2 हाइब्रिड कार्बन उसमें होना चाहिए। कभी कभार sp हाइब्रिड कार्बन भी बीच में आ जाता है। वो हकल के रूल मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, जहां पर n का वैल्यू 0 से चालू होता है। n का वैल्यू कहां से चालू होता है भैया, 0 से चालू होता है। मतलब n का वैल्यू अगर आप 0 रखेंगे ना तो वैल्यू कितना आएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो एरोमेटिक स्पीसीज में या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, 6 होगा, 10 होगा, 14 होगा, 18 होगा, 22 होगा, 26 होगा और आगे आप और कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे किए इसको, जैसे एक बताता हूं मैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। n का वैल्यू अपन ने रख दिया 0 +2 कितना आ गया भैया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा सिस्टम भी क्या होता है भैया, एरोमेटिक होता है। तो इसी को n का वैल्यू यहाँ 0 से चालू होगा। एरोमेटिक कंपाउंड गिव एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, ये एडिशन रिएक्शन नहीं देते। एडिशन रिएक्शन कौन देते हैं भाई, जो एरोमेटिक नहीं होते हैं ना, वो एडिशन रिएक्शन देते हैं, जैसे कि एल्कीन जैसे कॉम्प्लेक्सेस। ये क्या देते हैं आपको, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, रेदर देन एडिशन रिएक्शन। In spite of having high degree of unsaturation and aromatic compound is stable। देखो भाई, एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होता है, वो अपनी एरोमेटिसिटी को लॉस नहीं करना चाहता, इसलिए वो एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। उसके जगह पे क्या देता है, वो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, जिसके कारण उसकी एरोमेटिसिटी मेंटेन रहती है। दे पजेस डायमैग्नेटिक रिंग करंट। डायमैग्नेटिक रिंग करंट कहने का मतलब है, जब अब अभी हम फ्रॉस्ट सर्कल पढ़ेंगे। फ्रॉस्ट सर्कल डायग्राम में जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड का, तो वहां पर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब कंपाउंड कैसा होता है, डायमैग्नेटिक। और उस कंपाउंड के द्वारा जनरेट किए जाने वाला करंट को हम लोग बोलते हैं डायमैग्नेटिक रिंग करंट। हाई स्टेबिलिटी इज रिलेटेड टू द रेजोनेंस एनर्जी। जितना ज्यादा कोई कंपाउंड में रेजोनेंस एनर्जी होगा, वो कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब रेजोनेंस एनर्जी क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। रेजोनेंस एनर्जी इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड एंड मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड और मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर है उसके बीच की एनर्जी का डिफरेंस। आगे हम इसको किसके फॉर्म में देखेंगे, हम फॉर्मूला के फॉर्म में देखेंगे, जहां पर क्या बोलता है वो, द रेजोनेंस एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल हीट ऑफ कंबशन, थ्योरेटिकल हीट ऑफ कंबशन एंड एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ कंबशन। थ्योरेटिकल हीट ऑफ कंबशन में से एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ कंबशन को घटा दोगे तो रेजोनेंस एनर्जी आ जाएगा। और एक इसका डेफिनेशन है कि अगर थ्योरेटिकल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, थ्योरेटिकल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में से एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, HOH क्या है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को घटा दोगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा, रेजोनेंस एनर्जी मिल जाएगा। इन केस ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, थ्योरेटिकल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और हीट ऑफ कंबशन is greater than that of experimental। मतलब हमेशा थ्योरेटिकल हीट ऑफ कंबशन ज्यादा आएगा एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ कंबशन से, तभी तो हमको रेजोनेंस एनर्जी मिलेगा भाई। अगर ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटल का ज्यादा आ जाएगा तो रेजोनेंस एनर्जी किसमें आ जाएगा, नेगेटिव में, जो कि होता नहीं है। तो हर एक कंडीशन में थ्योरेटिकल हीट ऑफ कंबशन या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एरोमेटिक कंपाउंड्स का ज्यादा होगा। चलिए आगे आ जाओ भैया। रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी हमको मिलेगी कंपाउंड की। आगे आते हैं भैया, चलो देखो ध्यान से, एक सवाल है बढ़िया सा। इफ द हीट ऑफ कंबशन ऑफ डिफरेंट बॉन्ड्स इन बेंजीन आर, ये कितना दिया हुआ है, ये है
225.25 225.25 किसका? CH बॉन्ड का। कौन से बॉन्ड का? CH बॉन्ड का। CC बॉन्ड का इतना दिया है 206 किलो जूल पर मोल, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का दिया है 491 किलो जूल पर मोल, और आपको दिया है एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ कंबशन इतना है। ऊपर दिया है वो क्या है? थ्योरेटिकल है। तो थ्योरेटिकल को कैसे निकालोगे? तो बेंजीन में आपको बॉन्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा। बेंजीन में क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? आपको बॉन्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने CH बॉन्ड है, कितने CC बॉन्ड है, और कितने C डबल बॉन्ड C है। तो बेंजीन में 6 CH बॉन्ड होते हैं, आप लोगों को दिख रहा है। 3 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, 1 2 और 3 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, और ये तो डबल बॉन्ड में दोनों बॉन्ड काउंट हो गया। तो देखो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कितने हैं भैया? 3 है। तो 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है। तीनों की एनर्जी हमको दी हुई है भाई। एक बॉन्ड के लिए दिया हुआ है, एक बॉन्ड के लिए कितना? 225.25, 6 से मल्टीप्लाई करो। ये 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। ये 3 है, इसको मल्टीप्लाई करो। इन तीनों को जोड़ोगे तो हमारा थ्योरेटिकल हीट ऑफ कंबशन कितना आ जाएगा? 3444 या 3444 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा थ्योरेटिकल। अब थ्योरेटिकल में एक्सपेरिमेंटल को घटा दोगे ना, थ्योरेटिकल को एक्सपेरिमेंटल में से घटा देंगे तो आ जाएगा भैया ये 144 किलो जूल पर मोल। अब इसी को अगर कैलोरी में बोले, कैलोरी में बोलेगा तो जूल को कैलोरी में अगर बदलोगे तो क्या हो जाता है भैया? 1 जूल बराबर होता है 4 दशमलव, हाँ अच्छा किलो जूल है ना, किलो जूल। अब जूल को कैलोरी में बदलोगे तो 4.2 से आप डिवाइड कर देना। 4.2 से आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू किलो जूल से आपको मिल जाएगा किलो कैलोरी में। देखो सबसे पहले थ्योरेटिकल दिया रहेगा ना, तो कौन सा बॉन्ड का एनर्जी कितना है वो देगा, लेकिन कितने बॉन्ड्स है वो आपको निकालना है। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। चलो, तो ये आपको देखना पड़ेगा कौन सा बॉन्ड कितना है, उसको गिनना है, और पर बॉन्ड की एनर्जी आपको दी जाएगी। आप मल्टीप्लाई करना, थ्योरेटिकल हीट ऑफ कंबशन आ जाएगा, एक्सपेरिमेंटल भी आप दिया रहेगा, है ना, माइनस करोगे आ जाएगा वही। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा। यूज द फॉलोइंग डाटा टू आंसर द क्वेश्चन बिलो। चलो, ये बोल रहा है एक बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए, एक बॉन्ड को रिड्यूस कर रहा है H2 से, मतलब ये क्या है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये दे रहा है। क्या दे रहा है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन दे रहा है। कितना है ये वैल्यू मिल रहा है अपने को, ये एक चलिए देखो थ्योरेटिकल आ गया, हाँ ये चलिए, ये वैल्यू देखो, एक बॉन्ड के लिए कितना दिया हुआ है? इतना। तो यहाँ पर कितना बॉन्ड है भैया? 1 2 3 4 5 6 7, 7 से मल्टीप्लाई कर दो यार, 7 से मल्टीप्लाई करोगे 28.6 को, तो क्या आ जाएगा? 200.2 आ जाएगा यार। ये माइनस साइन को यहाँ नहीं लेना है ना, माइनस साइन को नहीं लेना है भाई, वो एनर्जी रिलीज हुआ है इसको बता रहा है, तो मैं पहले ही बता रहा हूं आप लोगों को। चलो ये हो जाएगा। अब आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंटल भी माइनस में है ना, माइनस साइन को नहीं लेना। तो ये रेजोनेंस एनर्जी ये आ जाएगा आपका थ्योरेटिकल माइनस इतना, तो 200.2 में 116 घटाओगे तो आपका 84.2 आ जाएगा। ठीक है, पूरे सॉल्व है क्वेश्चंस, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। एक बॉन्ड का दिया हुआ है और बाकी और बॉन्ड कितने हैं? 7। तो एक बॉन्ड के लिए भी एनर्जी दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, इसी को 7 बॉन्ड के लिए निकालोगे और थ्योरेटिकल निकल जाएगा, तो उसको एक्सपेरिमेंटल से माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 84.2। चलो आगे हम, हाँ अब वो कुछ कुछ दे रहा है यार। ये रेजोनेंस एनर्जी 36 किलो कैलोरी पर मोल,
ये 61 किलो कैलोरी पर मोल है और ये 83 किलो कैलोरी पर मोल है। ये कंपाउंड का रेजोनेंस एनर्जी है। क्या है ये? कंपाउंड का रेजोनेंस एनर्जी है। लेकिन हमको क्या चाहिए भैया? रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग चाहिए। यहाँ पर एक रिंग है तो इसको 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा भैया? 36। ये 2 रिंग है, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 30.5। यहाँ 3 रिंग है, इस वैल्यू को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 27.6। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे रिंग का नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे रिजोनेंस एनर्जी पर रिंग, रिजोनेंस एनर्जी नहीं, क्या? रिजोनेंस एनर्जी पर रिंग क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मतलब स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और एरोमेटिसिटी की जो प्रॉपर्टी है या एरोमेटिक प्रॉपर्टी है वो भी कम होते जाएगी ड्यू टू डिक्रीज इन रिजोनेंस एनर्जी पर रिंग। ये समझ आया कि नहीं आया बताइए? यहाँ पर रेजोनेंस एनर्जी 36 ही रहेगा, यहाँ पर 2 रिंग में बढ़ जाएगा तो 30.5 हो जाएगा, यहाँ पर 3 रिंग में बढ़ जाएगा तो 27.6 हो जाएगा। तो रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग कम हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? एरोमेटिसिटी भी कम हो जाएगा, स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया कि नहीं बताइए भाई? आगे सर। यस सर। हाँ चलो आगे बढ़ूं। जी सर। चलो बढ़ते हैं भाई। चलो अब देखो ये दिया हुआ है, इसको याद कर लेना। मतलब एक जनरल फॉर्म आपको याद रहना चाहिए। इन तीनों में पूछेगा तो आप बता दोगे यार, इन तीनों में पूछेगा तो बता दोगे आप। देखो बेंजीन का कितना होता है? 36। इसका कितना होता है? 61। इसका 83। इसका कितना होता है? 91। फिनेंथ्रीन, फिनेंथ्रीन जो है, फिनेंथ्रीन एंथ्रासिन से ज्यादा एरोमेटिक होता है। कई बार ना लोग पढ़ जाते हैं भाई फेर भी, तो फिनेंथ्रीन याद रखेंगे भैया। फिनेंथ्रीन का एरोमेटिसिटी, इसको 3 से डिवाइड करो, इसको 3 से डिवाइड करो, यहाँ ज्यादा आएगा। तो फिनेंथ्रीन का रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग किससे ज्यादा होता है? एंथ्रासिन से ज्यादा होता है। अब हम लोग देखेंगे फ्यूरेन, थायोफिन और पायरॉल। तो इसमें ये होता है थायोफिन, थायोफिन है और पायरॉल है और फ्यूरेन है ना। तो इसमें जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी एरोमेटिसिटी कम होती है। इसलिए देखो भैया यहाँ ये सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद ये, उसके बाद ये होता है। इसलिए इनका क्या होता है? 29, 22 और 16। तो एरोमेटिसिटी इसका बिल्कुल याद रखेंगे भाई। थायोफिन का सबसे ज्यादा, फिर पायरॉल का, फिर फ्यूरेन का। थायोफिन, पायरॉल और फ्यूरेन। अब पिरिडीन देख लीजिए, पिरिडीन और इमिडाजोल, पिरिडीन और इमिडाजोल। तो पिरिडीन ज्यादा एरोमेटिक होता है, इमिडाजोल थोड़ा कम होता है। और इमिडाजोल और पायरॉल की जो बेसिस वो है, क्या बोलते हैं, एरोमेटिसिटी, वो लगभग लगभग सेम, बिल्कुल सेम। ठीक, चलिए आगे आ जाओ भैया। अब देखो इसी में ना आपको देखो ये क्या दे दिया है, क्वेश्चन दे दिया है भैया। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी में आपको जमाना है पिरिडीन, फ्यूरेन, पायरॉल और थायोफिन, है ना। तो आप लोगों को पता है एक जनरल ऑर्डर अभी मैं बनाया था जहां पर थायोफिन का जो रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग था वो क्या था? 29 था। उसके बाद पिरिडीन का था 28 ना, उसके बाद पायरॉल का था 22। इसका क्या था? 29, इसका 28, इसका 22 और इसका क्या था भैया? 16। तो ये लगभग लगभग ये ऑर्डर आपको बिल्कुल पता होना चाहिए किसका कितना होता है, तब आप एकदम एक्यूरेट बना के आएंगे। क्योंकि यहाँ पर कोई और कैलकुलेशन का फैक्टर नहीं है, हम मशीन तो नहीं है कि हम वहीं पे कैलकुलेट कर लें, ऐसा कोई फॉर्मूला भी नहीं है। तो आप थोड़ा इन 8-10 कंपाउंड का थोड़ा मेमोराइज करके थोड़ा रख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये आते हैं, ये आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये छूटने नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा आपका। अब देखते हैं हम लोग एरोमेटिसिटी ऑफ हेटेरो एटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिसिटी। अभी मैं बताया हूं, अगर हेटेरो एटम है, ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, इन सब में हेटेरो एटम कौन है? कहीं नाइट्रोजन है, कहीं ऑक्सीजन है, कहीं सल्फर है।
तो हेटेरो एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना, उतनी कम उसकी एरोमेटिसिटी होगी। ये चीज इस बात को प्रूव करता है कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना ऑक्सीजन, तो इसका जो एरोमेटिसिटी है, इसका एरोमेटिसिटी है क्या है, सबसे कम है। चलो आ जाओ भैया, यहाँ पे एक चीज और दिया है, एक चीज और दिया है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है, मैंने बता दिया इसको। अब प्रेजेंस ऑफ डायामैग्नेटिक रिंग करंट, ये कैसे होता है भैया, इसको हम लोग देखते हैं। डायामैग्नेटिक रिंग करंट कैसे होता है, पैरामैग्नेटिक रिंग करंट कैसे होता है। तो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं फ्रॉस्ट एनर्जी लेवल डायग्राम, फ्रॉस्ट सर्कल डायग्राम या एनर्जी लेवल डायग्राम जिसको बोलते हैं। चलो आ जाओ भैया। चलो अब हम क्या करेंगे देखना, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है, साइक्लोप्रोपिल कैटायन है, देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें। हाँ चलो, अब जो है ना, ऐसे करोगे, इस किनारे को नीचे, देखो लिखा है कॉर्नर को नीचे रखते हुए सर्कल बनाना है। तो देखो कॉर्नर को नीचे रख दिया, और जहां कॉर्नर आ जाएगा ना, वहीं पे एमओ बना दो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना दो आप। अब नीचे एक ही ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ये भर दिया भैया। ये इसका क्या हो जाएगा, होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, ल्यूमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, इसीलिए एरोमेटिक सिस्टम को क्या बोला गया है भैया, एरोमेटिक सिस्टम में क्या पाया जाता है, डायामैग्नेटिक रिंग करंट पाया जाता है। जबकि ये देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या है जी, फोरेन सिस्टम है, फोरेन साइक्लिक है सिस्टम, प्लेनर है, मतलब क्या है, ये एंटी एरोमेटिक है। तो एंटी एरोमेटिक में भी ऐसे रिंग को बना दिए अपन, है ना, यहाँ रख दिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और यहाँ रख दिए। कितने इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन 4 है, तो 2 यहाँ भरा गया, 1 और 2, और फिर 2 कहाँ भराएगा भैया, एक यहाँ पर आया है और एक यहाँ पर आया है। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में क्या पाया जाता है, पैरामैग्नेटिक रिंग करंट पाया जाता है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में क्या पाया जाता है, पैरामैग्नेटिक रिंग करंट पाया जाता है, पैरामैग्नेटिक रिंग करंट पाया जाता है। ऐसे ही देखो ये भी एंटी एरोमेटिक है, ये भी क्या है, एंटी एरोमेटिक। कॉर्नर को रखते हुए हम लोगों ने क्या बना लिया, स्क्वायर बना लिया भैया, स्क्वायर बना लिया। चलो अब 4 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, 1 2, ये 3 और ये 4, सेम एनर्जी लेवल में है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं भाई, एक एक दे रहे हैं। यहाँ पर भी क्या आएगा, पैरामैग्नेटिक रिंग करंट। अब आ जाओ, ये भी, इसका भी वैसे ही बनेगा, इसका भी क्या बनेगा, वैसे ही बनेगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। अब इसका बनाते हैं, इसका और इसको देखो ध्यान से। तो इसको किनारे को ऐसे करो, किनारे को ऐसे करके बना लिए अपन, ये बना लिए, यहाँ एमओ, यहाँ एमओ और यहाँ एमओ रहेगा, है ना। और एमओ कहाँ रहेगा भैया, यहाँ भी रहेगा, यहाँ और यहाँ। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन। भरो इलेक्ट्रॉन को, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है, सिस्टम एरोमेटिक है। और एरोमेटिक सिस्टम में देखो भैया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। यहाँ भी क्या आएगा जी, डायामैग्नेटिक रिंग करंट। क्या आएगा, डायामैग्नेटिक रिंग करंट आएगा, डायामैग्नेटिक रिंग करंट यहाँ पे आएगा। देखो फिर बेंजीन को बना लो, जैसे दिख रहा है बेंजीन वैसे ही पटक दो उसको, है ना भाई। तो कहाँ कहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगा इसका, यहाँ 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 और यहाँ। तो ये देखो, ये बीच में लाइन खींच लेना, इधर क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग, इधर क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग, और ऊपर क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन को जब आप भरेंगे ना, तो 3 एमओ में देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 में क्या हो जाएंगे, मतलब 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में भरे जाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एरोमेटिक सिस्टम हमेशा क्या बनाएगा, डायामैग्नेटिक रिंग करंट जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा, डायामैग्नेटिक रिंग करंट जनरेट करेगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है क्या, बोलिए। नो सर। नहीं है ना, चलो आगे बढ़ते हैं।
देखिए इन सब में हम टाइम पास जितना करोगे आप उतना पीछे होते जाओगे, एकदम सामान्य सी चीज है और इसको कोई नहीं पूछता है यार। ये थ्योरेटिकल एग्जाम में आता है, या फिर अगर वो एकदम इसको एग्जामिनर को बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट होगा भैया क्रॉस एनर्जी लेवल डायग्राम मेरे को अच्छा लगता है तो मैं वो एनर्जी लेवल डायग्राम बना के दे ही सकता है। चलो, एरोमेटिक सिस्टम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अतः यह डायमैग्नेटिक होता है। ठीक बोल रहा है भैया वो भी। इन डायमैग्नेटिक सिस्टम मतलब एरोमेटिक सिस्टम मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड, मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम अप टू डाउन एट द सेंटर ऑफ द रिंग। चलो इसको मैं बताता हूँ, इधर देख लो। चलो मैं रिंग करंट से बता देता हूँ, फिर इसी को तो एनएमआर में मेरे को पढ़ाना है ना। आ जाओ, ये एरोमेटिक सिस्टम है, बेंजीन बना लिया मैं। अब इसमें रिंग करंट को दिखा बोल रहे हैं, चलो दिखा देते हैं अपने क्या। ले, तो रिंग करंट इसमें आएगा ना, तो ये नीचे से ऊपर, कहां से? नीचे से ऊपर, और नीचे से ऊपर, और नीचे से ऊपर जाएगा। मतलब डायरेक्शन क्या रहेगा? ऐसे 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 ऐसे, नीचे से कहां जा रहे हैं? ऊपर। तो यहाँ डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ऐसे ऐसे ऐसे, और ये इधर की ओर प्रवेश कर रहे हैं, है ना। अब हम इसको ओवरऑल असाइन करेंगे तो कैसे होगा? ये यहाँ पे असाइन करोगे तो कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है। तो इसको बोल देंगे भैया ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसका डायरेक्शन क्या है भैया? ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? ये है। और ये कैसा है? एरोमेटिक कंपाउंड में जो रिंग करंट निकलता है वो कैसे रहता है? ये रिंग प्लेन में है ना, तो नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये है रिंग करंट। ठीक, चलो नीचे से ऊपर, इसको हम लोग यूज करेंगे एनएमआर। एनएमआर अभी पढ़ेंगे कुछ दिन में, तो उसमें यूज करेंगे कि कैसे ये हेल्प करता है शील्डिंग और डीशील्डिंग। कैसे ये हेल्प करता है शील्डिंग और डीशील्डिंग में, कैसे ये प्रोटेक्टिव जोन बनाता है, कैसे ये डीशील्डिंग जोन बनाता है, उसको हम लोग देखेंगे। चलो आ जाओ भैया। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो रिएक्टिविटी जो है एरोमेटिसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। क्यों होगी भैया? अरे एरोमेटिक रिंग ज्यादा स्टेबल होता है यार, तो वो अपने एरोमेटिसिटी को नहीं खोना चाहता, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी कम होती। जितनी ज्यादा एरोमेटिसिटी होगी ना, उतनी कम उसकी रिएक्टिविटी होगी। तो देखो भैया ये बेंजीन है, और ये नेफ्थलीन है, और ये क्या है? एंथ्रासीन है। ये क्या है? एंथ्रासीन है। तो ये एंथ्रासीन एरोमेटिक सबसे ज्यादा कौन? बेंजीन। तो रिएक्टिविटी कौन ज्यादा हो जाएगा भैया? एंथ्रासीन हो जाएगा। एरोमेटिसिटी का आर्डर अगर 1 2 3 है, तो रिएक्टिविटी का आर्डर क्या हो जाएगा भैया? 3 2 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 2 1, क्योंकि एरोमेटिसिटी रिएक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एरोमेटिसिटी रिएक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इतना तक कर लोगे भैया? इतना तक कर लोगे? कोई दिक्कत जी सर। नहीं है ना? हाँ चलो आ जाओ, आ जाओ भैया, आगे आ जाओ। अब देखो भैया स्टेबिलिटी ऑर्डर देख लेना यार। क्या देखेंगे? स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे यार। तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कौन? एरोमेटिक कंपाउंड। सबसे ज्यादा कौन? एरोमेटिक कंपाउंड, है ना। उसके बाद नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। कौन? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। और सबसे कम स्टेबल कौन? एंटी एरोमेटिक। सबसे स्टेबल, सबसे कम स्टेबल कौन? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, चलिए 2 मिनट रुकिएगा। आगे चलते हैं भैया। चलो अब क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं कंपाउंड का 3 तरीके से। कंपाउंड 3 टाइप के होंगे ही होंगे। क्या? या तो वो एरोमेटिक हो, या तो वो एंटी एरोमेटिक हो, और या तो वो नॉन एरोमेटिक हो। चलिए भैया हम लोग देखते हैं। आ जाओ भैया। तो एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होगा? सिस्टम साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा, 4n+2 पाई डिलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब उसमें पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 6 10
14, 18, 22, 26 ऐसा हो सकता है। एग्जाम्पल साइक्लोप्रोपाइल, बेंजीन, थायोफिन, फ्यूरेन, पायरॉल, पिरिडीन, इमिडाजोल, फिनेंथ्रीन, एंथ्रासीन, नैप्थेलिन एक्सेट्रा। अब आ जाओ भैया एंटी एरोमेटिक पे। तो एंटी एरोमेटिक पे ना सारा जो चीज है सेम रहेगा भैया, सिस्टम साइक्लिक भी होगा, सिस्टम प्लेनर भी होगा, लेकिन उसमें जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है ना वो 4n+2 के जगह क्या होगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होगा। कितना होगा भैया, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें क्या होगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होगा भैया। तो इसमें ना n का वैल्यू 1 से चालू होता है, इस बात को याद रखना। मतलब 4, 8, 12, 16। तो आपको अगर कोई पूछ दे कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड में नंबर ऑफ डिलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन सेम हो सकते हैं क्या, तो आप बोलोगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एरोमेटिक सिस्टम में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि एंटी एरोमेटिक सिस्टम में 4n पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ आया भाई यहां तक? यस समझ सर। आया? ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना स्पीड अप? ठीक है ना, इतना तो पढ़ाना पड़ेगा यार, इतना स्पीड तो मेंटेन करना पड़ेगा ना। ठीक है ना? हाँ सर, ओके। हाँ, कहीं पे ना समझ आए तो पूछ लेना है। चलो आ जाओ भैया। अब इन दोनों को देख लिए ना, इन दोनों को चेक कर लेना, बाकी बचे हुए सारे कंपाउंड को किसमें फेंक देना, नॉन एरोमेटिक। इसमें फेंक देना भैया नॉन एरोमेटिक में। कुछ मतलब इन दोनों को चेक कर लोगे, सिस्टम साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, उसमें 4n या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वो क्या है, नॉन एरोमेटिक है। जैसे मैं बोलूं इथिलीन क्या है जी, इथिलीन एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है? इथिलीन C2H4 बोलो यार। नॉन एरोमेटिक। हाँ नॉन एरोमेटिक है यार। कुछ भी चीज अगर एरोमेटिक और नॉन एंटी एरोमेटिक में नहीं आ रहा है मतलब उसको फेंक देना नॉन एरोमेटिक। आ जाओ। हाँ अब हम कंडीशन पढ़ेंगे जहां पर आपको कुछ कुछ कंफ्यूजन आएगा एग्जाम में देख के, तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ कुछ नोट पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या है भैया, अगर कंपाउंड साइक्लिक है उसमें 4n+2 या 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन डिलोकेलाइजेशन पूरे रिंग में नहीं हो रहा है। डिलोकेलाइजेशन पूरे रिंग में होना जरूरी है, तो वो कंपाउंड किसमें आ जाएगा भैया, नॉन एरोमेटिक में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा वो, नॉन एरोमेटिक। जैसे कि देखेंगे यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है लेकिन ये डिलोकेलाइज्ड नहीं है। ऐसे ही देखना ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है लेकिन एक sp3 कार्बन आ गया है यार बीच में, जिसके कारण ये डिलोकेलाइज नहीं हो पा रहा है। ये बॉन्ड यहां और ये बॉन्ड यहां जा सकता है, मतलब यहां नहीं जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। मतलब इस sp3 कार्बन के आने से यहां पर जो चार्ज है नहीं जा पाएगा, उसके कारण से क्या हो जाएगा भैया, सिस्टम 4n या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हुए भी सिस्टम क्या हो जाएगा भैया, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि डिलोकेलाइजेशन नहीं हो पाएगा। चलो आगे हम इसको देखो। अब आपको लगेगा कि सिस्टम में 4n या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है भैया, लेकिन ना सिस्टम अगर नॉन प्लेनर हो जाए, नॉन प्लेनर हो जाए तो एरोमेटिसिटी आएगा ही नहीं। चलो तो ये क्या करता है, ये ना ये क्या है, COT है, साइक्लोऑक्टा टेट्राइन। ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इसमें होता है, तो हमको दिख रहा है ये एंटी एरोमेटिक। क्या दिख रहा है, एंटी एरोमेटिक है। लेकिन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, तो ये अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए टब शेप बनाता है। क्या बनाता है ये, टब शेप बना लेता है, जिससे सिस्टम नॉन प्लेनर हो जाता है। और सिस्टम के नॉन प्लेनर होते ही इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि सिस्टम नॉन प्लेनर होते ही ये एंटी एरोमेटिक से कहां चले जाता है, नॉन एरोमेटिक में चला जाता है।
तो ये साइक्लोऑक्टेट टेट्राइन क्यों नॉन एरोमेटिक है? क्योंकि ये क्या बना लेता है? टब शेप स्ट्रक्चर बना लेता है। चलो आगे आ जाओ भैया। ये 10 एनोलिन जो है ना, इसमें क्या है? 10 एनोलिन में 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब एरोमेटिक जैसे दिखेगा। और कभी भी एग्जाम में आपको इस हाइड्रोजन को वो बना के भी नहीं देगा, तो आप ऐसे इसको देख के पहचान लेना भैया। ऐसे बीच में नहीं बॉन्ड होगा इसके ना, ऐसे रहेगा ये। हाँ बिल्कुल, ये धोखा देने वाला कंपाउंड है, तो बिल्कुल इसको देख लेना भैया आप लोग। ऐसे देगा जी, बीच में बॉन्ड नहीं, मतलब समझ जाना ये 10 एनुलिन है। और इस 10 एनुलिन में इस हाइड्रोजन, और जो इस हाइड्रोजन है ना, इसमें रिपल्सन होता है, जिसके कारण ऐसे ऐंठ जाता है रिंग। रिंग के ऐंठने से इसकी प्लेनरिटी खत्म हो जाती है। प्लेनरिटी खत्म हो गई भैया, तो ये एरोमेटिक से कहां चले जाएगा? नॉन प्लेनर और नॉन एरोमेटिक में चले जाएगा। कहां चले जाएगा ये? नॉन एरोमेटिक में चले जाएगा। किसमें चले जाएगा ये? नॉन एरोमेटिक में चले जाएगा। क्लियर यहां तक? यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी है क्या? नो सर। नहीं है ना? चलिए आ जाओ। हाँ हाँ, ऐसे ही ये एनुलिन 12 है। एनुलिन 12 इसमें भी देखो, ये 4 हाइड्रोजन में रिपल्शन होता है और रिंग ऐसे ऊपर उठ जाता है। ऐसे रिपल्शन के कारण ये वाला पोर्शन ऊपर उठ जाता है ऐसे। तो इस कारण भी ये क्या होते हैं? नॉन एरोमेटिक। ऐसे ही ये पेंटालीन है, मैं बना देता हूं पेंटालीन कैसे बनता है। यार देखो भैया, पेंटालीन इसका एक और स्ट्रक्चर बनाऊंगा। 1 2 3 और 4, रुको ये वाला स्ट्रक्चर बनाता हूं। ये वाला, ये ऐसे दिखता है। ऐसे दिखता है भाई, ये क्या है? पेंटालीन है। ये भी प्लेनर नहीं होता है। ऐसे ही होता है हेप्टालीन। ऐसे ही क्या होता है? हेप्टालीन। देखो जी, 1 2 3, 1 2 और 3, ऐसे। ठीक है, ये है हेप्टालीन। इसको वो ऐसे भी बना सकता है ना, मतलब ऐसे सिमेट्रिक कर सकता है ऐसे। 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, और बॉन्ड को आप शिफ्ट करा सकते हैं। अब देखो इस वाले सिस्टम में, देखना, ये ना एंथ्रासीन का जो 2 बॉन्ड होता है ना, उसको खसका के वहां पे कुछ लगाया है। या तो वो ब्रिज लगाता है, इसको मैं बनाता हूं जी आप लोगों के लिए। देखो चलिए, 1 2 3 और ये 4 5 6 7। ठीक, 7 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 7 पाई बॉन्ड है, मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। सिस्टम होना चाहिए एरोमेटिक। अब यहाँ पे जो ये ब्रिज है ना, ये ब्रिज एक ऊपर और ये ब्रिज एक नीचे रहता है, मतलब यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है। अगर एक ब्रिज ऊपर एक ब्रिज नीचे है ना, तो रिंग क्या हो जाता है? मुड़ जाता है। रिंग के मुड़ने से इसकी प्लेनरिटी खत्म हो जाती है। अगर ये दोनों रिंग ऊपर ऊपर या दोनों रिंग नीचे नीचे रहे, ये रिंग दोनों ऊपर रहे या दोनों नीचे रहे, तब क्या हो जाएगा भैया? सिस्टम हो जाएगा एरोमेटिक। अदरवाइज क्या बोला मैं? अगर ये दोनों ब्रिज सिस्टम ऊपर ऊपर या दोनों ब्रिज सिस्टम नीचे नीचे रहे ना, तो सिस्टम हो जाएगा एरोमेटिक। यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो अब देख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन
तो पॉजिटिव चार्ज में 0 इलेक्ट्रॉन होता है, ये सबको पता है। अगर नेगेटिव चार्ज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो 2 इलेक्ट्रॉन लोगे, और एक लोन पेयर का भी कितने इलेक्ट्रॉन लोगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो सबको पता है यार, मैं क्यों बता रहा हूं, है ना। चलो, फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बता चुका हूं, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है। आ जाओ भैया, ऐसे लोन पेयर, ये जेड है ना जी, ऐसे लोन पेयर जो मल्टीपल बॉन्ड से लगे हों, ये देखो एक दिन और बताया था मैं आपको पिरिडिन वाला, ये देखो ऐसे लोन पेयर जो डायरेक्ट मल्टीपल बॉन्ड से लगे हो ना, उनको हम लोकेलाइज्ड लोन पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोकेलाइज्ड लोन पेयर। और लोकेलाइज्ड लोन पेयर को ही हम लोग क्या बोलते हैं जी, नॉन हकल लोन पेयर। ऐसा सॉरी, ऐसा लोन पेयर जो डिलोकेलाइज्ड हो, मतलब डिलोकेलाइजेशन होगा तो वो हकल के रूल में काउंट होगा, या तो एरोमेटिसिटी में या एंटी एरोमेटिसिटी में होगा काउंट। तो जो डिलोकेलाइज्ड लोन पेयर्स है ना, उसको हम लोग हकल लोन पेयर बोलते हैं। और जो डिलोकेलाइज्ड नहीं होते, दैट मींस लोकेलाइज्ड जो होते हैं, किसी एटम पे बने रहते हैं, ऐसे लोन पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकेलाइज्ड या नॉन हकल लोन पेयर। तो आपको किसी कंपाउंड में नाम दे दिया किसी कंपाउंड का और पूछ लेगा भैया इसमें नॉन हकल लोन पेयर कितने हैं यार, तो आपको बता देना है। जैसे कि पिरिडिन में नॉन हकल लोन पेयर जो होते हैं वो 1 होते हैं। ये देखो ध्यान से, इधर देखो, इधर देखो भैया ध्यान से, ये यहाँ पर एक लोन पेयर है, तो ये क्या है, लोकेलाइज्ड है, इसी को बोलेंगे नॉन हकल लोन पेयर। क्लियर है क्या जी, क्लियर है भाई। यस सर। हाँ हाँ, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे देखो, फिर ये देखो जी, ये सिस्टम बनाया है इसने, ये 5 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और ये लोन पेयर है ऐसे, है ना, एक ही ठो है, मान के चलो एक ठो है। आ जाए आने वाला सिस्टम, हाँ ये निकालने वाला, अच्छा एक ही ठो लोन पेयर है। ये देखो, ये कॉन्जुगेशन में है यार इसके साथ, ये क्या हो जाएगा, डीलोकेलाइज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, डीलोकेलाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट मल्टीपल बॉन्ड से नहीं जुड़ा है, इसी पे मल्टीपल बॉन्ड नहीं, एक ही लोन पेयर है और वो कॉन्जुगेशन में जा रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, वो डीलोकेलाइज्ड हो जाएगा। अब देखो, इसी के जगह में 2 लोन पे, एक लोन पेयर और ला लो, इसी में क्या ला लो, एक लोन पेयर और ला लो। तो एक अगर घूम रहा है तो एक को चुप बैठना पड़ेगा ना, एक घूम रहा है तो एक को क्या कर देना, लोकेलाइज कर देना। एक क्या हो जाएगा, लोकेलाइज कर देना, एक भी लोकेलाइज हो जाएगा और एक लोकेलाइज हो जाएगा, क्योंकि एक टाइम में एट अ टाइम एक ही लोन पेयर मूव कर पाएगा। ठीक है भैया, चलो आ जाओ भैया आगे, आ जाओ आगे। चलिए इधर देखिए, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो आपको बिल्कुल याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोन पेयर और पाई बॉन्ड्स आएंगे जिसको हम काउंट नहीं करते। नॉर्मली आप सॉल्व करेंगे तो आप उसको काउंट करके गलत भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही 5-7 एग्जांपल ऐसे होंगे जिसको आपको याद रखना है। स्पेसिफिक एग्जांपल्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको वही बनाएगा जो यहाँ से इसको पढ़ेगा, अदरवाइज वो अपना जो कॉमन मैन वाला कॉन्सेप्ट लगाएगा ना, तो बिल्कुल 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 गलत ही करते आएगा। और ऐसी गलती 90% लोग करते हैं। इसीलिए भाई जिनका नंबर बहुत ज्यादा आता है किसी एग्जाम में, वो क्यों आता है, वो उन चीजों को भी पढ़ता है जिसको सामान्य आदमी नहीं पढ़ता। नोट्स सबके पास है ना, लेकिन नोट्स की क्वालिटी में अंतर है भाई। कोई आपको पूरा मटेरियल आपको मिल रहा है जो प्रीवियस ईयर्स के सारे एग्जाम्स में आए हैं, और एक सारे बुक का एक निचोड़, तो आपको ये मिल रहा है भैया पूरा, इसको बिल्कुल छोड़ना मत। एक एक एग्जाम्पल इसका इंपॉर्टेंट है भाई इस नोट्स का, ठीक है, जितने भाई नोट्स मैं आप लोगों को दे रहा हूं। चलो तो देखो भैया, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये दिख रहा है ना, विजिबल है ना बोर्ड, विजिबल है ना, देखो। तो Yes, 5 sir. इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ, 5 इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मैं कलर कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8वां जो 5 इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या रहता है, वो चुपचाप बैठ जाता है। क्या कर देता है, वो चुपचाप बैठ जाता है।
क्यों? क्योंकि अगर 8 दूनी 16 पाई इलेक्ट्रॉन अगर डिलोकेलाइजेशन में मैं ले लूं तो क्या हो जाएगा सिस्टम? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये 1 पाई इलेक्ट्रॉन को चुप बैठा देता है, क्योंकि डिलोकेलाइजेशन तो पूरा आउटर स्फीयर में ऐसे पॉसिबल है ना, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम सकता है। तो ये बोलता है मेरे नहीं घूमने से क्या हो जाएगा प्रभु, इसलिए मैं बैठ जाता हूं और आप 14 पाई इलेक्ट्रॉन ही काउंट कर लो और 1 पाई बॉन्ड को नॉन हकल मान के बैठा दो। तो सिस्टम क्या हो जाएगा भैया? एरोमेटिक हो जाएगा। सिस्टम क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। फंसोगे कहां? यहां नहीं फंसोगे, क्योंकि मैं इसको दिखा दिया। इधर देखो भैया, ये नहीं दिखाएगा, तो भी इस कंपाउंड को याद रखना भैया। ऐसे कैसे याद रखोगे? ये देखो, ये 2 ठो ऐसे बना रहता है और 1 ठो ऐसे बना रहता है। उसमें ना सभी तरफ पाई इलेक्ट्रॉन है तो ठीक है, ये यहाँ पे नहीं रहेगा ना पाई इलेक्ट्रॉन, तो आदमी ना नहीं पहचान पाता और इसको एंटी एरोमेटिक मार के आ जाता है भैया, है ना। तो अगर ये सिस्टम ऐसे बना दिया, सिस्टम को ऐसे वो बना दो, ये देखो, तब आपको पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। दोनों सेम कंपाउंड है, वो इस बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करा दिया है? डिलोकेलाइज करा दिया है। तो इस कंपाउंड को आप लोग याद रखेंगे, इस कंपाउंड को याद रखेंगे। और इसमें क्या किया है उसने? ये पाई इलेक्ट्रॉन को ही खत्म कर दिया है। तो ये सिस्टम जैसे है वैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे है वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। चलिए अब आ जाते हैं अगले कंपाउंड पे। इस अगले कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन दिखते हैं 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन का ये जो लोन पेयर है वो रहता है लोकेलाइज, ये घूमता नहीं है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और ये लोन पेयर जो है लोकेलाइज्ड है, तो सिस्टम हो जाता है एरोमेटिक। ठीक, अब आपके मन में ये कॉन्सेप्ट बनने लग गया होगा कि एक लोन पेयर को चुप बैठाने से एरोमेटिसिटी आ रहा है, एरोमेटिसिटी आ रहा है तो हम एक लोन पेयर को चुप बैठा देंगे। ऐसा नहीं है, कहीं पे ऐसा भी आएगा जहां पर एक लोन पेयर को चुप बैठाने से एंटी एरोमेटिसिटी भी आएगा और कंपाउंड एंटी एरोमेटिक भी होगा। फिर बोलोगे सर ये एंटी एरोमेटिक तो होना नहीं चाहिए यार, क्योंकि स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, लेकिन क्यों है? तो मैं बोलूंगा कंपाउंड का जब एनालिसिस किया गया तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इतने ही हैं जितने हम सोच रहे हैं और सिस्टम एंटी एरोमेटिक ही आ रहा है। अब उसको एंटी एरोमेटिक ही वो अपना बिहेवियर शो कर रहा है, तब कैसे कर डालोगे भैया? वो पैरामैग्नेटिक रिंग करंट ही दे रहा है, वो डायमैग्नेटिक रिंग करंट दे ही नहीं रहा है, मतलब उसको एंटी एरोमेटिक रहना ही पसंद है एक्सपेरिमेंटली, तो वो एंटी एरोमेटिक ही रहेगा। तो हमने इतना कंपाउंड याद कर लिया भैया। अब आ जाते हैं थोड़ा इधर की ओर, आ जाओ भैया इधर की ओर। तो इसमें क्या है देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 6 पाई बॉन्ड मतलब 12 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर रहता है वो लोकेलाइज्ड रहता है। क्या रहता है भैया? लोकेलाइज्ड रहता है यार। तो लोकेलाइज्ड रहता है ना, तो सिस्टम हो जाता है एंटी एरोमेटिक। क्या रहता है सिस्टम? एंटी एरोमेटिक। ऐसे ही देखेंगे यहाँ पर, ऐसे ही बीच वाले सिस्टम में 1 2 3 4 5 6 12 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है और ये वाले बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो लोकेलाइज रहता है। सिस्टम 6 दूनी 12 हो गया, कितना? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। एंटी एरोमेटिक होने के बाद ये क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। आप ये कॉन्सेप्ट माइंड में मत बना लेना कि कोई कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है तो वो पाया ही नहीं जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होगी, ऐसा मत बनाना। कॉन्सेप्ट है ना जी, वो कंपाउंड पाया जाएगा भैया, स्टेबिलिटी कम होगी हो जाने यार, हमको क्या करना, लेकिन पाया जाएगा। आ जाइए आगे, आगे आ जाओ भैया। हाँ, अब वो आपको दिखाना चाह रहा है कि जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम है ना वो कौन कौन से हो सकते हैं। बिल्कुल बस एग्जांपल बस आपको देखते जाना, फटाफट इसको खसकाऊंगा देखना। 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम देखो, साइक्लोप्रोपिल कैटायन, इसी को वो एग्जाम में ऐसा दिखा सकता है, ऐसा दिखा दिया भैया मतलब समझ जाना वो साइक्लोप्रोपिल कैटायन की बात कर रहा है। ठीक, ऐसे ही देखो इस ये जो साइक्लोब्यूटिल जो कैटायन है ना, डाई कैटायन, इसके रिंग में ऐसे बना दिया 2 पॉजिटिव चार्ज। हालांकि
बहुत 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 कम स्टेबल होगा। अगर हम ऐसे ही माने थ्योरेटिकली तो भी ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा, क्योंकि इसमें डिलोकेलाइजेशन है भाई। तो यहाँ पर आपको ऐसे स्क्वायर बना के +2 ऐसे लिख दे भैया, मतलब समझ जाना ये क्या है, एरोमेटिक है। ऐसे ही ना ये क्या होते हैं, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स भी होते हैं। देखो उसको आगे आऊंगा, क्वासी एरोमेटिक मत जाओ अभी। इस बॉन्ड को ऊपर ऐसे खसका दो तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और ये बॉन्ड ऐसे घूमेगा, है ना, एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये कौन से पेयर में एग्जिस्ट करेगा, फिर आयन पेयर के फॉर्म में। कैसे एग्जिस्ट करेगा, आयन पेयर के फॉर्म में। ऐसे यहाँ भी इस बॉन्ड को ऊपर खसका दे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा रिंग में, और ये सिस्टम एरोमेटिक हो जाएगा। ये भी कैसा एग्जिस्ट करेगा, फिर आयन पेयर। क्या पूछा है, μ1 μ2 मतलब डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, ऑक्सीजन ज्यादा पावर से इधर खींचेगा यार, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ ज्यादा डेवलप होगा। पॉजिटिव नेगेटिव तो चार्ज सेपरेशन यहाँ ज्यादा है, इसलिए μ1 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ μ2 हो जाएगा। अब हम देखते हैं एक कंपाउंड स्क्वायरिक एसिड। क्या एसिड जी, स्क्वायरिक एसिड। स्क्वायरिक एसिड मतलब स्क्वायर टाइप का रहता है। देखो भैया, ये देखो यार, ये है स्क्वायर, है ना, ये OH और ये OH, ठीक। अगर इसके दोनों H को निकाल दिया जाए, इसके दोनों H को निकाल दिया जाए, तब क्या होता है इसमें, तब क्या होता है इसमें, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना वो ऐसे घूमता है यार। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज ऐसे घूमता है, देखो यहाँ आ गए, फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ, मतलब ये दो नेगेटिव चार्ज है ना पूरे रिंग में घूमता है। पाई इलेक्ट्रॉन कितना है बात करें तो पाई इलेक्ट्रॉन तो दो ही है। पाई इलेक्ट्रॉन कितना है स्क्वायरिक एसिड में, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और वो क्या है जी, डीलोकेलाइज्ड है। पूरे रिंग में कैसे हैं वो, डीलोकेलाइज्ड हैं। दैट्स व्हाई इट इज एरोमेटिक। कैसा एसिड है ये, एरोमेटिक है। कौन, स्क्वायरिक एसिड। अब जो दो नेगेटिव चार्ज इस पे जनरेट हो रहे हैं ना, कहाँ जनरेट हो रहे हैं, देखो एक यहाँ और एक यहाँ। दो नेगेटिव चार्ज जो है कितने ऑक्सीजन में जा रहा है भैया, सभी 4 ऑक्सीजन में जा रहा है। कितने ऑक्सीजन में जा रहा है, दो नेगेटिव चार्ज जो जनरेट हो रहा है ना वो चारों ऑक्सीजन में डिलोकेलाइज्ड हो रहा है। तो एक ऑक्सीजन को कितना नेगेटिव चार्ज मिलेगा, तो बोलेंगे आधा आधा। कितना नेगेटिव चार्ज, आधा आधा नेगेटिव चार्ज सभी ऑक्सीजन को मिलेगा। तो वो आपको ऐसे भी दे सकता है यार, कि देखो कैसे बना दिया भैया उसने, मान लो ऐसे बना दिया, मतलब ये देखो ये O O O O, ठीक। अब वो कर देगा -½ -½ अरे आधे लोगों को तो समझ नहीं आएगा ये क्या है करके, तो आप समझ जाना भैया वो किसकी बात कर रहा है भैया, स्क्वायरिक एसिड की बात कर रहा है। जहां पर टोटल नेगेटिव चार्ज सबको जोड़ेंगे तो 2 माइनस आता है, और यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि क्या होता है, डीलोकेलाइज्ड होता है। क्या होता है जी, डीलोकेलाइज्ड होता है। चलो अब स्क्वायरिक एसिड के बारे में कुछ बातें। कौन सी बातें, अच्छी वाली बात। देखो स्क्वायरिक एसिड इज एज एसिडिक एज concentrated H2SO4 because of aromaticity in its conjugate base। जो स्क्वायरिक एसिड की जो एसिडिटी होती है वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के जैसी होती है, क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू एरोमेटिसिटी। ठीक, तो जो कॉन्जुगेट बेस है ना इसका बहुत ज्यादा स्टेबल है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, डीलोकेलाइज हो रहा है, जो कि क्वाइट स्टेबल है। इसलिए स्क्वायरिक एसिड की एसिडिटी जो है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के जैसे होती है। कम या ज्यादा नहीं बोल रहा हूं भाई, उसके जैसे बोल रहा हूं। मैं बराबर भी नहीं बोल रहा हूं, मैं बराबर भी नहीं बोल रहा हूं, उसके जैसे ऐसा बोल दिया। मैं कोई स्केलिंग नहीं कर रहा हूं, समझ गए ना, आप भी मत करना। बोल रहे कैसे
ये एसिड उससे थोड़ा वीक होगा क्या है, नहीं मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। हाँ, लेकिन इन जनरल अगर मैं बोलूं तो ऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं वो कम एसिडिक होंगे रेदर देन मिनरल एसिड्स। तो मिनरल एसिड्स जो हैं ज्यादा एसिडिक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड से, क्योंकि इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है स्ट्रॉन्ग एसिड का, मतलब मिनरल एसिड का, वो ज्यादा रहता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और इनका थोड़ा वीक रहता है। इन जनरल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक इन नेचर एंड मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग इन नेचर। बस इतना बोल पाऊंगा। चलो अब आगे बोलता हूँ। 4 पाई इलेक्ट्रॉन देखो भैया, ऐसे सिस्टम जिनमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या क्या हो सकते हैं, या तो वो एंटी एरोमेटिक हो सकते हैं या नॉन एरोमेटिक हो सकते हैं। कभी भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम एरोमेटिक हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इस बात को आपको माइंड में रखना पड़ेगा। तो वो क्या हो सकता है भैया? एंटी एरोमेटिक हो सकता है और नॉन एरोमेटिक हो सकता है। एरोमेटिक कभी भी नहीं होगा। एरोमेटिक नेवर एरोमेटिक, नेवर एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक कौन होगा यार? ये देखो एंटी एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक कैसे दिख रहा है, ये देखो ये यहां जाएगा तो एंटी एरोमेटिक। अब यहां पर ऑक्सीजन तभी बॉन्ड को ऊपर की ओर खींचता है, ऊपर की ओर खींचता है जब एरोमेटिसिटी है। नहीं खींचेगा तो चुप बैठे से बैठा देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एंटी एरोमेटिक किया है। तो इस कंडीशन में हम इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? नॉन एरोमेटिक। अब जो बोरॉन रहता है ना जी, वो पॉजिटिव सेंटर रहता है। बोरॉन क्या है भैया? पॉजिटिव सेंटर। उसके पास केवल 6 पाई मतलब 6 सेक्सटेट है उसके पास, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब इसके पास वैकेंट पीरियड ऑर्बिटल है। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ लेगा, मतलब चौथा बॉन्ड बनाएगा बोरॉन। चौथा बॉन्ड बनाएगा ना, तो भैया देखो ये R लगा लो, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव चार्ज देखो फिर ऐसे घूमने लग जाएगा रिंग में। तो सिस्टम क्या हो जाएगा भैया? एंटी एरोमेटिक। सिस्टम क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन है प्लस डिलोकेलाइजेशन, क्या हो जाएगा? सिस्टम एंटी एरोमेटिक। अब नॉन एरोमेटिक को जानते हो यार, डिलोकेलाइजेशन नहीं है। यहाँ sp3 sp3 कार्बन है, यहाँ sp3 sp3 कार्बन है, यहाँ से यहाँ तक डिलोकेलाइजेशन है, लेकिन इन दोनों कार्बन में नहीं जा रहा है, इसमें डिलोकेलाइजेशन ही नहीं है, दोनों कंजुगेशन में ही नहीं है। अब हम लोग देखते हैं जी, अब हम लोग देखते हैं जो साइक्लोब्यूटाडाइईन है ना, जो साइक्लोब्यूटाडाइईन है ना, वो एंटी एरोमेटिक नेचर के होते हैं। क्या होते हैं? एंटी एरोमेटिक नेचर के होते हैं, ऐसे है ना। अब वो अपनी एंटी एरोमेटिसिटी को कम करने के लिए कंबाइन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भैया? कंबाइन हो जाते हैं। और कंबाइन कैसे होते हैं इसको मैं बताता हूं आपको। इसमें क्या होता है? 2+2 साइक्लो एडिशन। ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ, तो ये क्या बन जाएगा भैया? ये बन जाएगा, है ना। ये क्या होगा? ये बन जाएगा, ये देखो ये बन गया ये कंपाउंड भैया। अब ये क्या था पहले? एंटी एरोमेटिक। क्या था ये? एंटी एरोमेटिक। अब क्या हो जाएगा? ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या हो जाता है? तुरंत ही डाइमराइज हो जाता है। क्या हो जाता है? डाइमराइज हो जाता है, और वो बना लेता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बना लेता है वो? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। चलो अब इसमें कुछ बातें हैं, इसको मैं बताता हूं क्या बोल रहा है वो। साइक्लोब्यूटाडाइईन इज एंटी एरोमेटिक एंड इट इज हाईली अनस्टेबल। टू इंक्रीज स्टेबिलिटी undergo dimerization, cyclobutadiene have 2 type of carbon-carbon bond length, एक बड़ा एक छोटा, और ये रेक्टेंगुलर शेप होता है, स्क्वायर शेप का बिल्कुल भी नहीं होता बोल रहा है। तो यहाँ पे भैया ये जो डबल बॉन्ड वाला है ना, वो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा यार, और सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा यार। तो इसलिए बॉन्ड लेंथ बोला है, तो ये सिंगल वाला बॉन्ड लेंथ भी हमेशा बड़ा होगा ए से।
तो सिंगल बॉन्ड बड़ा होगा भैया, सिंगल बॉन्ड क्या होगा, बड़ा होगा, बस और कुछ नहीं बोल रहा है। अब ऐसे ही बेंजाइन भी एरोमेटिक होते हैं, बेंजाइन एरोमेटिक है लेकिन बहुत ज्यादा अनस्टेबल है यार, क्या है ये, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है ना। तो बेंजाइन भी डाइमराइज हो जाता है, बेंजाइन भी क्या हो जाता है, डाइमराइज हो जाता है भैया। हो जाके क्या बना लेगा ये, मतलब इसमें भी क्या होता है 2+2 साइक्लो एडिशन, हम लोग पढ़ेंगे इसको पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, इसमें पढ़ेंगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में 2+2 साइक्लो एडिशन मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ये जुड़ जाएगा। आल्दो अभी भी रिंग क्या है, क्या है रिंग, एरोमेटिक। आ जाओ 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में देख सकते हैं आप 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम है जितने, ये क्या हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम क्या हो सकते हैं, या तो एरोमेटिक होंगे, या तो वो एरोमेटिक होंगे, या वो हो सकते हैं नॉन एरोमेटिक, क्या हो सकते हैं, नॉन एरोमेटिक। अगर कोई कंपाउंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन रखा है तो वो कभी भी नेवर भी एंटी एरोमेटिक, कभी भी वो एंटी एरोमेटिक क्या नहीं होगा, कभी भी वो एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। तो एरोमेटिक है, और इधर नॉन एरोमेटिक वाले सिस्टम, मतलब ये देखो सारे के सारे एरोमेटिक वाले ही दिख रहे हैं, सारे के सारे क्या दिख रहे हैं, एरोमेटिक वाले सिस्टम ही आप लोगों को दिख रहे हैं। अब कुछ कुछ बातें जो हम बोलना चाह रहे हैं, आ जाओ सिंपल से शब्दों में समझाऊंगा। पहले आप लोगों को जो लिखा है उसको पढ़ देता हूं, ताकि जो लिखा है उसको ना बताएं सर ऐसे नहीं बोलना चाहिए। चलो आ जाओ। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हैज टेंडेंसी टू डिक्रीज delocalization of pi electron, and for this purpose it move towards non-planarity. Larger the ring moves towards non-planarity easily than smaller ring. Hence, larger ring has more stability and less anti-aromaticity. अब मेरी बात को सुनेंगे, मेरी बात को सुनेंगे ध्यान से। दो रिंग सिस्टम है, क्या है भैया, दो रिंग सिस्टम है, एक ये है और एक ये। इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन, कितने, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब जो एंटी एरोमेटिक सिस्टम है ना, वो अपने डिलोकलाइजेशन को कम करना चाहता है, वो नॉन प्लेनरिटी की ओर जाना चाहता है। क्यों नॉन प्लेनरिटी की ओर वो जाना चाह रहा है भैया, क्योंकि नॉन प्लेनरिटी के अगर वो जाएगा ना तो वो एंटी एरोमेटिक से क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, और इसकी स्टेबिलिटी भैया बढ़ जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जो लार्जर रिंग रहते हैं ना, जो लार्जर रिंग रहते हैं वो क्या करते हैं, नॉन प्लेनरिटी की ओर ज्यादा जाते हैं, किसकी ओर ज्यादा जाते हैं, नॉन प्लेनरिटी की ओर ज्यादा जाते हैं। तो मेरी बात सुनेंगे तो एंटी एरोमेटिसिटी किसमें रहेगा, एंटी एरोमेटिसिटी छोटे रिंग में ज्यादा रहेगा कि बड़े रिंग में, छोटे रिंग में एंटी एरोमेटिसिटी, छोटे रिंग में भैया एंटी एरोमेटिसिटी ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये अपने डिलोकलाइजेशन को डिक्रीज नहीं कर सकता, ना ही ये प्लेनरिटी की ओर जा सकता है। इसलिए एंटी एरोमेटिसिटी छोटे रिंग की ज्यादा, मतलब स्टेबिलिटी किसका हो जाएगा भैया, बड़े रिंग की ज्यादा, स्टेबिलिटी किसका हो जाएगा, बड़े रिंग की ज्यादा, क्योंकि ये कम एंटी एरोमेटिक, क्योंकि ये कम एंटी एरोमेटिक है। ठीक, अब यहाँ पे देखो विच इज मोर एसिडिक, विच इज मोर एसिडिक पूछा है, तो एनायन निकाल लेना, मतलब H+ निकाल के एनायन बना लेना और दोनों एनायन की स्टेबिलिटी चेक कर लेना, तो दूसरा एनायन ज्यादा स्टेबल है क्योंकि वो कम एंटी एरोमेटिक है, इसलिए दूसरे की एसिडिटी इससे ज्यादा हो जाएगी भाई, पहले से ज्यादा हो जाएगी। चलो अब एंटी एरोमेटिक सिस्टम में आपने क्या सीखा कि जो है छोटे रिंग में एंटी एरोमेटिसिटी ज्यादा होती है,
तो इसलिए छोटे रिंग कम स्टेबल होते हैं। एरोमेटिक सिस्टम में छोटे रिंग ज्यादा एरोमेटिक होते हैं क्योंकि पर कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है या रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है। क्या बोला मैं? एरोमेटिक कंपाउंड जो है ना, छोटे रिंग वाले एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा एरोमेटिक होंगे और उनकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो जो चीज वहां है ना, एंटी एरोमेटिसिटी छोटे रिंग में भी ज्यादा और एरोमेटिसिटी भी छोटे रिंग में ज्यादा। और हमने ये क्या सीखा है कि जितना ज्यादा एरोमेटिक कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल। तो छोटे रिंग में एरोमेटिसिटी ज्यादा होगी और स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। इस बात को याद रखेंगे। तो यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जी, और यहाँ पर अभी देखे हैं यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब ये मत बोलना कि यहाँ डीलोकेलाइजेशन ज्यादा है, डीलोकेलाइजेशन को भूल जाओ। सबसे पहले देखेंगे एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी छोटे रिंग में ज्यादा होता है क्योंकि पर कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है यहाँ पे। इसलिए भैया अपन देखेंगे छोटा रिंग ज्यादा एरोमेटिक और ज्यादा स्टेबल भी होता है। चलो आ जाओ भैया, आ जाओ। अब स्टेबिलिटी पूछ रहा है यार, ऊपर शिफ्ट कराते हैं इस बॉन्ड को। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, दोनों रिंग, ये रिंग भी ऊपर वाला रिंग भी एरोमेटिक और दूसरा रिंग भी एरोमेटिक। और इधर शिफ्ट कराते हैं, ये रिंग भी एरोमेटिक हो रहा है, ये रिंग भी एरोमेटिक हो रहा है। तो ये 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ भी है, 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ भी है, दोनों बराबर हो गए। अब छोटा रिंग इधर है, बड़ा रिंग इधर है, कौन स्टेबल हो जाएगा भैया? छोटा रिंग, क्योंकि छोटा रिंग में एरोमेटिसिटी ज्यादा होता है। इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। अब देखो भाई जो नहीं पढ़ रहा है वो क्या सोचेगा, अरे यार ये स्टेबिलिटी इसमें कैसे पूछेगा, मैं कैसे स्टेबिलिटी इसमें बताऊंगा? तो ये स्टेबिलिटी एरोमेटिसिटी से आप बता सकते हैं कि बॉन्ड को अगर ऊपर शिफ्ट करें तो ये रिंग भी एरोमेटिक, ये रिंग भी एरोमेटिक, ये रिंग भी एरोमेटिक, ये रिंग भी एरोमेटिक, ये 5 मेंबर्ड रिंग और ये भी 5 मेंबर्ड रिंग, दोनों बराबर। यहाँ रिंग छोटा और यहाँ रिंग बड़ा है तो एरोमेटिसिटी यहाँ ज्यादा हो जाएगी, इसलिए स्टेबिलिटी पहले वाले की ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, आगे आगे। ये 3 एनायन, ये एनायन मेरे को दिख रहा है एरोमेटिक, ये एनायन दिख रहा है एलाइलिक, क्या दिख रहा है? एलाइलिक। और ये क्या दिख रहा है? एंटी एरोमेटिक। तो ये बात याद रखना, सबसे ज्यादा एरोमेटिक स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम स्टेबल होंगे कौन? एंटी एरोमेटिक। भैया एंटी एरोमेटिक, ठीक। तो एरोमेटिक कौन है? पहला, फिर नॉन एरोमेटिक है दूसरा, और एंटी एरोमेटिक है तीसरा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 2 फिर 3। ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है, और ये है एंटी एरोमेटिक। क्या है भैया? एंटी एरोमेटिक। चलिए आ जाइए। ये देखो क्या है, ये एंटी एरोमेटिक है, और ये क्या दिख रहा है अपन को? बेंजाइलिक एनायन दिख रहा है, ये एरोमेटिक है ना? ये क्या हो जाएगा? दूसरा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब इसी में वो एसिडिटी पूछेगा, इसी में क्या पूछ लेगा? एसिडिटी। तो मैंने बताया है आप लोगों को, जब भी कभी एसिडिटी पूछे, जब भी कभी एसिडिटी पूछे भैया H+ निकाल के फेंक देना और एनायन की स्टेबिलिटी को चेक कर लेना। चलो करते हैं यार, बहुत आसान सा सवाल है। चलो यहाँ एनायन बनेगा तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। यहाँ पर ये नॉन एरोमेटिक, ये क्या है भैया? नॉन एरोमेटिक है, एलाइलिक। और ये क्या है? यहाँ एंटी एरोमेटिक, और यहाँ भी एंटी एरोमेटिक। तो सबसे पहले एरोमेटिक कौन है भैया? पहला एरोमेटिक की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, पहला एरोमेटिक, फिर दूसरा नॉन एरोमेटिक, और ये एंटी एरोमेटिक है, ये भी एंटी एरोमेटिक है। तो एंटी एरोमेटिक में कौन सा रिंग ज्यादा स्टेबल होता है? बड़ा रिंग, क्योंकि वहां पर नॉन प्लेनरिटी की ओर जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए चौथा, फिर हो जाएगा तीसरा। क्या हो जाएगा? चौथा फिर तीसरा। चलो अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछता है, क्या? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर।
तो कार्बोकेटाइन में भी सबसे पहले क्या देख लेना, एरोमेटिक कार्बोकेटाइन, एरोमेटिक के बाद क्या देख लेना, नॉन एरोमेटिक, उसके बाद क्या कार्बोकेटाइन देख लेना, एंटी एरोमेटिक। कौन सा कार्बोकेटाइन, एंटी एरोमेटिक। अब नॉन एरोमेटिक में भी आपको पता है कौन, बेंजाइलिक ज्यादा स्टेबल होगा, किससे, एलाइल एसिड, ये देखेंगे ना। आ जाओ भैया, ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है, ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है, ये क्या है, एरोमेटिक है, ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है, ये बेंजाइलिक है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, और ये क्या है, एरोमेटिक। और कौन है भैया, एलाइलिक प्लस बेंजाइलिक, एलाइलिक प्लस बेंजाइलिक। एरोमेटिक को अलग करो, एरोमेटिक कौन है भैया, तीसरा, और चौथा, पांचवा, छठवा, तीसरा, उसके बाद छठवा। अब नॉन एरोमेटिक खोज लो, नॉन एरोमेटिक में ये है, ये है, ये बेंजाइलिक। चलो, तो एलाइलिक प्लस बेंजाइलिक कौन भैया, सातवां, फिर कौन आ जाएगा, पांचवा, फिर आ जाएगा कौन, दूसरा। अब एंटी एरोमेटिक बच गए यार हमारे पास, कौन बच गए, एंटी एरोमेटिक बच गए। एंटी एरोमेटिक में 5 वाला है, और कौन है, सर फोर्थ वाला। फोर्थ वाला भूल गए क्या, हाँ नॉन एरोमेटिक, हाँ फोर्थ। हाँ। चलो, अब देखो एंटी एरोमेटिक में कौन कौन है भैया, एक ही है क्या एंटी एरोमेटिक, कौन है वो, चौथा और दूसरा, हाँ चौथा और दूसरा में चौथा ज्यादा स्टेबल होगा जी, ये डबल एलाइलिक सिस्टम है ना, ये क्या है भैया, डबल एलाइलिक सिस्टम है। यहाँ ये देखो, ये सिस्टम क्या है, इधर से भी एलाइलिक है, इधर से भी एलाइलिक है, तो चौथे की स्टेबिलिटी दूसरे से ज्यादा होती है, इसको बोल देते हैं अपन। उसके बाद बच गया कौन है, पहले एंटी एरोमेटिक, सबसे कम स्टेबल। तो आप कार्बोकेटाइन देखो या कार्ब एनायन देखो, सबसे पहले देख लो सिस्टम एरोमेटिक है क्या, अगर सिस्टम एरोमेटिक है तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी, चलो देखते हैं। एसिडिटी का ऑर्डर इसमें भी पूछ सकता है। चलो, तो ये H प्लस को रिमूव करना, क्या किसको रिमूव करना है, H प्लस, इसको ना स्टेबिलिटी को एसिडिटी कर लो यार, इसको एसिडिटी करो तो इसको देखते हैं अपन, है। चलो इस ऑर्डर को देखते, तो यहाँ H प्लस रिमूव करोगे एनायन, यहाँ H प्लस रिमूव करोगे एनायन, और यहाँ H प्लस रिमूव करोगे एनायन बनेगा, ठीक है। अब ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, और ये क्या है, एंटी एरोमेटिक बनेगा यार, क्या बनेगा, एंटी एरोमेटिक। तो पहले और तीसरे का, पहले और तीसरे का एरोमेटिसिटी है, मतलब एसिडिटी ज्यादा होगा। अब उसमें देखते हैं पहले का तीसरे से क्यों ज्यादा है, क्योंकि पहले में इस एनायन को स्टेबल करने के लिए पांचों के पांचों कार्बन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, जो इस एनायन को क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे भाई, इस एनायन में इसके रेजोनेंस को बढ़ा देंगे, है ना। और इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जो एनायन की स्टेबिलिटी को थोड़ा कम करेंगे। तो पहले की स्टेबिलिटी मतलब एसिडिटी ज्यादा, फिर तीसरे की, फिर दूसरे की, दूसरे की सबसे कम क्यों है, क्योंकि इसको H+ को निकालने के बाद सिस्टम कैसा हो जा रहा है, एंटी एरोमेटिक हो जा रहा है। सिस्टम क्या हो रहा है भैया, एंटी एरोमेटिक हो रहा है, इसलिए इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। चलिए, अब आते हैं हम लोग 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। इसमें आते हैं 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम नॉन एरोमेटिक हो सकता है या एंटी एरोमेटिक हो सकता है, कभी भी एरोमेटिक नहीं होगा, कभी भी एरोमेटिक वो नहीं होगा। तो ये कौन है भैया, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन डबल शेप होता है। ये देखो, ये सिस्टम क्या हो जाएगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक, 8 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक। फिर आ जाओ
10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम या तो नॉन एरोमेटिक होगा या एरोमेटिक होगा, कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, क्योंकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में जो पाई इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनका नंबर कितना होना चाहिए, 4 से मल्टीपल होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या तो 8 होना चाहिए, या तो 12 होना चाहिए, या तो 16 होना चाहिए। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम कभी भी एंटी एरोमेटिक होगा। तो इसके एग्जांपल देखते हैं, नॉन एरोमेटिक एनुलिन 10 नॉन प्लेनरिटी के कारण एंटी नॉन एरोमेटिक होते हैं। और ये वाला एग्जांपल आता है भैया, ये देखो ऊपर में ना NH का ब्रिज बना है, किसका ब्रिज बना है, NH का। ऐसे ही वो ऑक्सीजन का ब्रिज या सल्फर का ब्रिज भी बना सकता है भैया। इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं और ये होता है एरोमेटिक। क्या होता है ये, एरोमेटिक। ठीक है भाई, ये भी है एरोमेटिक और ये सिस्टम भी होता है एरोमेटिक। ट्रिपल बॉन्ड आए ना वहां एक ही, ट्रिपल बॉन्ड आएंगे ना वहां एक ही पाई इलेक्ट्रॉन को गिनना, दोनों एक साथ में जाएगा। 2 2 4 2 6 2 8 और 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है एरोमेटिक। अब आओ तो भैया किसमें आओगे आप, एजुलिन में आओ। एजुलिन ऐसे दिखेगा, देखो 1 2 3 4 5 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये एरोमेटिक होता है। एजुलिन क्या होता है, एरोमेटिक होता है। इसमें क्या पाया जाता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया, परमानेंट डाइपोल मोमेंट पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, देखना ये रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाए, तो क्या होता है, एक 7 मेंबर रिंग और ये जो 5 मेंबर रिंग है ना फ्यूज्ड, इसके साथ इसमें अलग अलग चार्ज जनरेट होते हैं, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव। ये रिंग साइक्लोहेप्टा ट्राइपिन है और ये साइक्लो पेंटा डाइइनाइल है। दोनों सेपरेटली एरोमेटिक हैं, दोनों क्या है, एरोमेटिक हैं और दोनों रिंग एरोमेटिक है। और ये क्या है भाई, इस पे पॉजिटिव चार्ज इस पे नेगेटिव चार्ज, इसमें क्या है, चार्ज सेपरेशन है। चार्ज सेपरेशन के कारण इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, परमानेंट होगा। डाइपोल मोमेंट कितना होगा भैया, परमानेंट 0.8 डिवाइड इसका डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, it gives aromatic electrophilic substitution reaction on 5-membered ring because of high electron density on 5-membered ring। अब एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब भी कभी कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा ना, इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, वो कौन से रिंग में आना चाहेगा, तो उस रिंग में आना चाहेगा वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। और 5-membered रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है भाई, देखो नेगेटिव चार्ज है, 5 मेंबर रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल यहां आना चाहता है। अब देखते हैं हम लोग कुछ अदर सिस्टम, कुछ देखते हैं अदर सिस्टम। आ जाओ भैया, क्या अदर सिस्टम, देखो भाई अगर इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करें तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये चार्ज सेपरेशन होगा क्योंकि दोनों रिंग क्या है, एरोमेटिक हैं। और इसमें डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो कहां से कहां होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। कहां से, पॉजिटिव पोल से इस पॉजिटिव पोल से इस नेगेटिव पोल में होगा। डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। मतलब सिस्टम कैसा होगा भैया, पोलर होगा। सिस्टम कैसे होगा भैया, पोलर होगा यार। चलो अब इधर शिफ्ट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। देखो यहाँ पे किधर की ओर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करोगे, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, एक रिंग एंटी एरोमेटिक हो जाएगा और एक रिंग एरोमेटिक हो जाएगा। इस कंडीशन में आप डबल बॉन्ड को शिफ्ट नहीं कराएंगे। मैं कई बार आपको जीओसी में भी बताया हूं उन चीजों को। जब दोनों रिंग में एरोमेटिसिटी आए ना तभी आप डबल बॉन्ड को शिफ्ट कराएंगे, अदरवाइज बिल्कुल नहीं कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में आएगा क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज तो है, लेकिन क्या है भैया, देखो ये रिंग में कोई चार्ज वार्ज नहीं जनरेट हो रहा है ना भाई। तो एक तरफ एरोमेटिक तो एक तरफ एंटी एरोमेटिक हो जा रहा है, तो ऐसे में सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कराने से ये रिंग भी एरोमेटिक और ये रिंग भी एरोमेटिक, तो ये इसको ऐसे रख देंगे और डाइपोल मोमेंट यहाँ पर आएगा भैया, जीरो नहीं रहेगा क्योंकि इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे की ओर लाते हैं तो ये रिंग एंटी एरोमेटिक और ये रिंग एरोमेटिक हो रहा है।
ऊपर लाते हैं तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा। इस कंडीशन में ये डबल बॉन्ड शिफ्ट नहीं होगा और ये सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। सिस्टम क्या हो जाएगा जी, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करोगे तो ये रिंग एरोमेटिक हो जाता है और ये रिंग भी एरोमेटिक हो जाता है। 2 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, तो दोनों रिंग एरोमेटिक है ना, तो इसमें ये सिस्टम पूरा क्या कहलाएगा, एरोमेटिक है और इसमें डाइपोल मोमेंट भी पाया जाएगा जो जीरो नहीं होगा। डाइपोल मोमेंट जीरो यहाँ पर नहीं होगा। अब हम लोग देखेंगे कुछ अलग वैरायटी के कंपाउंड्स जिसको बोलते हैं हम लोग क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। तो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, अगर कुछ कंपाउंड्स को आप कुछ रिएजेंट से रिएक्शन कराएं तो वो आयन पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करके एरोमेटिसिटी शो करते हैं। बाबू को लगा। चलिए आते हैं भैया क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स में। तो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या देखेंगे हम लोग कि ये जो कंपाउंड्स हैं, ये जो कंपाउंड्स हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन जब इसका होगा तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कारण ऊपर की ओर शिफ्ट होगा। ऊपर की ओर शिफ्ट होगा तो ऊपर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज ऊपर जा रहा है मतलब इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज रहता है, ये ऊपर की ओर जाएगा और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आयन पेयर के फॉर्म में जुड़ेगा। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। और यहाँ पर ये बोला जाता है कि यहाँ का बॉन्ड तो कोवेलेंट हो सकता है लेकिन यहाँ का बॉन्ड क्या रहता है, आयन पेयर के फॉर्म में रहता है टू मेंटेन एरोमेटिसिटी। ऐसे कंपाउंड्स को भी हम लोग बोलते हैं क्या, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। चलिए तो HBr का रिएक्शन जब यहाँ से होगा, ट्रोपोन है ये, इसको बोलते हैं ट्रोपोन। तो ये ऊपर की ओर बॉन्ड शिफ्ट होगा तो ये H यहाँ बॉन्ड बना लेगा और ये जो Br है यहाँ पर आयन पेयर के फॉर्म में लगा रहेगा, इसके कारण से ये एरोमेटिसिटी शो करेंगे। ऐसे ही ये कंपाउंड्स भी हैं सेम HBr के रिएक्शन के साथ ही और HClO4 के साथ। तो ये H ऊपर चला जाएगा, H ऊपर चला जाएगा और ये जो ClO4 है ना, ये ClO4 जो है क्या करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव और ये ClO4 माइनस ये आयन पेयर के फॉर्म में रहेगा। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, हैलोजन एक्सेप्टर। क्या पढ़ने वाले हैं, हैलोजन एक्सेप्टर। तो हैलोजन एक्सेप्टर तो एक लाइन में आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। अगर हैलोजन के निकलने से सिस्टम क्या हो जाए, एरोमेटिक। सिस्टम क्या हो जाए भैया, एरोमेटिक। तो उस हैलोजन को आप निकाल देना उस सिस्टम। और हैलोजन एक्सेप्टर कौन होते हैं, हैलोजन एक्सेप्टर लुईस एसिड्स होते हैं या प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स होते हैं। देखो जैसे कि Ag+, सिल्वर का कोई सॉल्ट ले लिया, सिल्वर नाइट्रेट, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट SbX5 लुईस एसिड, मरकरी के सॉल्ट Hg+ या Hg2+ के फॉर्म में, या एल्यूमिनियम का हाइलाइड ले लें, है ना, ये भी लुईस एसिड है। तो जनरली हम लोग यूज करते हैं लुईस एसिड। ये हैलोजन F को एक्सेप्ट करेगा F- के फॉर्म में। तो यहाँ क्या आ जाएगा जी, प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। सिस्टम क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। सिस्टम क्या हो जाएगा भैया, एरोमेटिक। मतलब इस कंडीशन में हैलोजन बाहर जाएगा, इस कंडीशन में भी हैलोजन बाहर जाएगा, इस कंडीशन में हैलोजन बाहर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि हैलोजन के बाहर जाने से सिस्टम एंटी एरोमेटिक कैटायन बना रहा है, इसलिए प्रेसिपिटेशन आपको नहीं मिलेगा, हैलोजन बाहर नहीं जाएगा, रिएक्शन नहीं होगा। आगे आ जाएं, आगे आ जाएं भैया। चलो यहां बाहर भेजते हैं, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, सिस्टम एरोमेटिक है, बिल्कुल रिएक्शन होगा। यहां बाहर भेजो, पॉजिटिव चार्ज आएगा, सिस्टम एरोमेटिक है, रिएक्शन होगा। चलो
तो आपको हैलोजन को बाहर भेजना है और बनने वाले कैटायन को आप लोग चेक कर लीजिएगा कि वो एरोमेटिक है या नहीं है। अगर वो एरोमेटिक है तो उसको बाहर भेज देना, दैट मीन्स रिएक्शन विल बी फिजिबल, मतलब रिएक्शन पॉसिबल है, होगा। अगर वो कैटायन क्या है, एरोमेटिक नहीं है, तो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा, बोल देंगे ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल कार्बोकैटायन इन द कंपाउंड। ठीक, आगे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक, पूछ रहा है भैया। चलो यार देख लो यार, बना लो यार, चलो आ जाओ। ये देखो ये बॉन्ड ऊपर जाएगा भैया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो क्या बोलेंगे ये एरोमेटिक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है यहाँ। चलो इधर देखो 1 2 3 4 5 6 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, सिस्टम प्लेनर है, क्या हो जाएगा भैया एंटी एरोमेटिक, क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। आगे आए भैया, एक मिनट रुकिएगा, चलो भैया डिस्टर्ब तो हमको कोई नहीं कर सकता, चलो आ जाओ। देखो भैया फटाफट, 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब एरोमेटिक। 1 2 3 4 5 6 7 और दोनों जो ब्रिज है वो ऊपर की ओर लगा है, मतलब क्या हो जाएगा एरोमेटिक। इधर देखो, इधर 1 2 3 4 5 6 है ना, क्या हो जाएगा भैया 6 पाई इलेक्ट्रॉन, सिस्टम क्या हो जाएगा एरोमेटिक, सिस्टम क्या हो जाएगा एरोमेटिक, है ना। एरोमेटिक कैसे होगा, अरे ये ऐसे बॉन्ड बनेगा, ये ऐसे डबल बॉन्ड बनेगा, ये ऐसे डबल बॉन्ड बनेगा, इसको बोलते हैं हम लोग, ये क्या है बोराजीन, पढ़ेंगे इसको बोरान फैमिली में, ये क्या है बोराजीन, इसी को बोलते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक बेंजीन, क्या बोलते हैं जी इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो आपको ना वो मिसगाइड करने के लिए कभी कभी क्या देता है B3N3H6 ऐसे ऑप्शन में दे देता है, तो आप जान जाना भैया वो बोराजीन है, वो एरोमेटिक होता है। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 दूनी 10 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब एरोमेटिक। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 14 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब एरोमेटिक। 2 2 4 2 6 डिलोकलाइजेशन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब एरोमेटिक। आगे आ जाइए, आगे आइए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12 12 मतलब एंटी एरोमेटिक, 12 मतलब एंटी एरोमेटिक। ये जो आपको मेटलोसीन जितने मिलेंगे, क्या मिलेंगे मेटलोसीन जितने मिलेंगे, वो सारे के सारे कैसे होंगे एरोमेटिक, सारे के सारे कैसे मिलेंगे आपको एरोमेटिक मिलेंगे। ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये देखो ये भी एरोमेटिक है, ये रिंग। चलो ये यहाँ पर कुछ इनऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट आ गए हैं, आपको बताया था मैं ऑर्गेनो में, फिर भी बता देता हूँ। आयनिक मेथड क्या होता है, जितना इलेक्ट्रॉन देता है उतना जोड़ते हैं। जब न्यूट्रल एटम मेथड कितना होता है, जितना चार्ज होता है हम उतना इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसको पहले मैंने बता दिया। तो इसमें क्या होता है जी, ये ना 4 इलेक्ट्रॉन देता है क्योंकि इसका हेप्टेसिटी 4 है। न्यूट्रल एटम मेथड या 4 प्लस आयरन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया 8 है, प्लस 6 क्या हो जाएगा 8 और 4 12 और 6 18 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। कैसे किया, ये ईटा 4 से इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन देगा। 4 और 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है किसके आयरन के, 8 और 4 12 और 6 इलेक्ट्रॉन कौन देगा कार्बोनाइट, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18, है ना। ऐसे ही आप अगर देखें, इसको मैं करूं किस मेथड से, किस मेथड से करूं आयनिक मेथड से। तो आयनिक मेथड में ना ये जो लिगेंड लगा है जी, ये लिगेंड ऐसा है, लिगेंड कैसा है भैया ऐसा लिगेंड है, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन देगा 6, और आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ -2 है ना, तो आयरन कितना चार्ज आ जाएगा उस पर +2 मतलब उसके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं बाहर 8 में से। आयनिक मेथड में हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के हम लोग इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकाल दिया। चलो
तो आ जाओ भैया, अब ये 6 इलेक्ट्रॉन कौन देगा? कार्बोनाइल देगा। तो भी ये एक्टिन इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। इसको फॉलो कर रहा है, एक्टिन इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। अब इसमें एक मजेदार चीज बताता हूं। इसमें एक मजेदार चीज क्या है उसको सुनिएगा ध्यान से, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एमएससी टाइम में क्वेश्चन आता था भैया कि ना साइक्लोब्यूटाडाइइन स्क्वायर बना दिए। देखो साइक्लोब्यूटाडाइइन क्या है? ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होता है। क्या होता है? एंटी एरोमेटिक होता है, लेकिन जब इसको आयरन और कार्बोनाइल से रिएक्शन कराते हैं, कैसे कराते हैं? रिएक्शन कराते हैं, तो ये जो कंपाउंड होता है ना, इस कंपाउंड में ये जो रिंग है ना जी, वो एरोमेटिसिटी शो करता है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ऐसे क्वेश्चन आता था हम लोग एमएससी में, आप लोग भी पढ़ रहे होंगे ऑर्गेनो में सेकंड सेम में, एमएससी सेकंड सेम में क्या क्वेश्चन आता था कि जो ये जो साइक्लोब्यूटाडाइइन है ना, ये रिंग एंटी एरोमेटिक होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्सेशन के बाद आयरन और कार्बोनाइल लिगेंड से कॉम्प्लेक्सेशन के बाद ये रिंग एरोमेटिसिटी शो करता है। क्यों? तो होता क्या है भैया, बहुत मजेदार चीज है, देखेंगे यहाँ पर ना, ये जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएगा तो कैसे दिखेगा भैया? ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा यार। अब आयरन ना 2 इलेक्ट्रॉन देता है। कितना इलेक्ट्रॉन देगा भैया? आयरन 2 इलेक्ट्रॉन देगा और +2 चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव चार्ज जो है नेगेटिव में बदल जाएगा भैया। अब आयरन इससे जुड़ गया, आयरन इससे जुड़ गया, मतलब यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज है, आयरन पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो आयरन ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया है और रिंग को क्या कर दिया है? एंटी एरोमेटिक, मतलब एंटी एरोमेटिक से क्या कर दिया है उसने? एरोमेटिक कर दिया है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। तो ये इसका कहानी होता है इसमें कि रिंग एंटी एरोमेटिक से एरोमेटिक कैसे हुआ है, वो आयरन से 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपने चार्ज को इनहेंस किया है और सिस्टम अब साइक्लोब्यूटाडाइइन से डाइएनाइन में बदल गया है। साइक्लोब्यूटाडाइएनाइन में अब रिंग क्या हो गया है? एरोमेटिक हो गया है। तो ये आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी ऐसे आ सकते हैं कि यहाँ पर साइक्लोब्यूटाडाइइन जो है एंटी एरोमेटिक से एरोमेटिक कैसे हुआ? तो आप बोलेंगे आयरन ने उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके डाइएनाइन में कन्वर्ट कर दिया है उस कंपाउंड में, इसलिए रिंग एरोमेटिक हो गया है, वो एरोमेटिसिटी शो कर रहा है। चलो आ जाओ भैया, मीसोआयनिक कंपाउंड। मीसोआयनिक कंपाउंड मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड है जो आयन के फॉर्म में रहते हैं, जैसे कि एन-फेनिलसिडनोन। तो देखो यहाँ पर एक मतलब 2 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है भाई, और ये कैसा है कंपाउंड? एरोमेटिक। कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक। और ये इस कंडीशन में आपको दे दे तो आप कंफ्यूज मत होना, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर कंपाउंड है। तो याद रखना भैया, ये एन-फेनिलसिडनोन है और ये होता है क्या भैया? एरोमेटिक। ये क्या होता है? एरोमेटिक होता है। ठीक है भाई, एरोमेटिक ये होता है। चलो आगे आ जाओ भैया, आगे आ जाओ। कुछ भी नहीं है यार, है ना, ज्यादा आप जितना पढ़ाया जा रहा है उतने को करिए, पुराने क्लासेस को भी देखते जाइए, वीडियोस हैं सारे, फर्स्ट पेपर को भी पढ़िए। सेट 2 बार होगा बोल रहे हैं, नवंबर में भी सेट होगा, ऐसा बोल रहे हैं भाई, अब कंफर्म नहीं बोल सकता मैं। चलो एनिलेशन इफेक्ट, ये जो स्पेलिंग लिखा है ना वो गलत लिखा है। सबसे पहले मैं ही लिखा हूं, मेरी कॉपी, लेकिन गलत है तो है। ठीक, एनिलेशन नहीं होता है, एनिलिंग मतलब होता है भैया गर्म करके ठंडा करना। एनुलेशन होता है, क्या होता है? एनुलेशन। ऐसे एनुलेशन, ठीक है। एनुलेशन मतलब क्या होना? छल्ला बनना। एनुलेशन मतलब क्या होता है? छल्ला बनना, मतलब रिंग्स का कंबाइन होते जाना। तो रिंग के जुड़ने से एरोमेटिसिटी कम हो जाता है, क्योंकि पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी कम हो जाता है। क्या हो जाता है? पर रिंग रेजोनेंस एनर्जी कम हो जाता है, उसी को बोलते हैं एनुलेशन इफेक्ट। एनिलेशन नहीं, एनुलेशन इफेक्ट बोलते हैं। जैसे कि बेंजीन है, नेफ्थिलीन है, एंथ्रासीन है, कौन एरोमेटिक? बेंजीन सबसे ज्यादा, फिर नेफ्थिलीन, फिर एंथ्रासीन। ऐसे ही ये क्या है भैया?
ये क्या है, पायरॉल है, ये क्या है, इंडोल है, और ये क्या है, डाइफिनाइल पायरॉल है ना। तो ये या अल्फा बीटा फिनाइल पायरॉल बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो ये पायरॉल है, ये इंडोल है, और ये एक सिस्टम है। इसमें नंबर ऑफ रिंग जो है, नंबर ऑफ रिंग क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगा भैया, कम हो जाएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एसिडिटी ऑर्डर पूछ रहा है। तो ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर हम एरोमेटिसिटी का ऑर्डर देखेंगे, ये सबसे ज्यादा एरोमेटिक, फिर ये तो एरोमेटिसिटी का ऑर्डर, एसिडिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 2 3, क्या हो जाएगा 1 2 3, क्या हो जाएगा भैया इसका एसिडिटी का ऑर्डर, क्योंकि एरोमेटिसिटी का ऑर्डर 1 2 3 आ रहा है। और ये एरोमेटिसिटी इधर से इधर जाने पर डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है भैया, ड्यू टू एनुलेशन इफेक्ट, ड्यू टू एनुलेशन इफेक्ट। चलिए, तो मैं आज इतना तक ही कराता हूं।